हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोग एक ऐसा कहानी सुनेंगे, ऐसे घटनाक्रम को जानेंगे जिसे सुन करके आप लोगों के होश उड़कर रह जाएंगे। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि एक महिला होती है जिस महिला की उम्र लगभग 32 से 33 साल के आसपास होती है, और जो वो महिला थी दोस्तों वो एक महिला जज थी, यानी कि कोर्ट के अंदर बड़े बड़े अपराधियों की इस महिला के नाम से रूह कांप जाया करते थे। लेकिन ये महिला इतनी बड़ी पद पर होने के बावजूद भी जब ये कांवड़ यात्रा पर निकलती है तो दोस्तों उसी कांवड़ यात्रा में 2-3 लड़के मिल करके इस महिला के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं और कुछ ऐसा काम इनके साथ कर देते हैं कि दोस्तों जब आप इस चीज के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़कर रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उन सारे लड़कों ने मिलकर इन महिला के साथ क्या किया था। आखिर पूरी घटना में क्या हुआ था और उस महिला का बाद में क्या हश्र हुआ। तो दोस्तों ये पूरी कहानी हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप के। ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही बड़ी सीख सबक देने वाली है, साथ ही साथ ये कहानी आपको बहुत कुछ समझा भी जाएगी दोस्तों। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये सावन का दूसरा दिन था और बिहार के पलीजा घाट पर चारों तरफ बोल बम का नारा लगाया जा रहा था। लाखों श्रद्धालु जो थे वो जल भरने के लिए लाइन में लगे हुए थे। कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए, तो कोई अपनी सफलता के लिए, तो कोई संतान की प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा पर जाने वाला था, तो कोई किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। और उसी भीड़ में एक महिला भी शामिल होती है जिनकी असली पहचान अगर किसी को पता चल जाए तो फिर वहां पर जितने भी सभी कांवरिया थे वो सभी लोग उस महिला को देखने के लिए बेताब हो सकते हैं, यानी कि उन्हें वो देखने के लिए परेशान हो सकते हैं। दोस्तों जो महिला जो होती है वो, जिनका नाम आराध्या सिंह होता है, जो कि जानी मानी जग थी। कोर्ट में उनका नाम सुनकर के बड़े बड़े अपराधी कांपने लगते थे। अब दोस्तों जो ये आराध्या मैम थी वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार थी, लेकिन वो भगवान शिव में भी बहुत ज्यादा भरोसा किया करती थी। यानी कि ये महिला जज जो थी वो शिव बाबा को बहुत ही ज्यादा माना करती थी। और ऐसे ही काम करते करते कई महीने बीत जाते थे, लेकिन अब तक उनको ऐसा टाइम नहीं मिल पाया था कि वो अपने माता पिता के साथ बैठ करके उनके साथ कुछ वक्त बिता सके, ताकि उनका काम ही ऐसा था। तो वो यही चाहती थी कि कभी वो भी अपने माता पिता के साथ समय गुजारे। लेकिन फिर दोस्तों एक दिन जो ये आराध्या मैडम होती है, उनकी माता जी उनसे कहती है कि बेटा सावन का महीना आया है, तो हो सके तो तुम देवघर जल चढ़ाने जरूर जाना और साथ में बाबा के दर्शन करके जलाभिषेक जरूर करना, क्योंकि वैसे भी तुम काम में बहुत बिजी रहती हो और काम की वजह से ही तुम काफी ज्यादा परेशान भी रहती हो। तो इसीलिए एक बार जा करके बाबा के दर्शन तुम जरूर कर लेना, शायद भगवान जो है वो तुम्हारे इस बोझ को कम कर देंगे, तुम्हें उतना हौसला और हिम्मत दे देंगे। और तभी से ये आराध्या मैडम के मन में ये बात पूरी तरीके से बैठ गई थी कि वो अब की बार सावन के महीने में जरूर ही बाबा के कांवड़ लेकर उनके पास जलाभिषेक करने जाएंगे। और जैसे ही सावन का महीना आता है तो फिर वो बिना किसी को बताए ये मैडम जो है वो कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि वहां जाने के बाद उन मैडम के साथ क्या होने वाला था। अब होता क्या है कि वो अपनी सरकारी गाड़ी और सरकारी कर्मचारी को पीछे छोड़ देती है और बस एक साधारण सी सूट सलवार पहन करके, भगवा कलर का कपड़ा पहन करके सीधे ही वहां पर पहुंच जाती है जहां से उन्हें जल उठाना था। ना तो वहां पर किसी सिक्योरिटी के साथ गई थी, ना किसी रुतबा के साथ, बस बिल्कुल ही एक आम इंसान की तरह सीधा सिंपल बन करके ये घाट पर पहुंच गई थी। उस समय जो ये मैडम थी वो उस समय कोई जज बनकर वहां नहीं पहुंची थी, बल्कि एक सामान्य श्रद्धालु की तरह वो वहां से अपने जल को उठाने के लिए गई थी। और इतने सालों में पहली बार उन्हें ये महसूस हुआ था कि ये पहचान के बिना वो कितना हल्का महसूस कर रही है, क्योंकि काफी टाइम के बाद इन मैडम ने अपना ऐसा भेष बनाया था, वो इतनी आजादी से घूम रही थी। अब होता क्या है दोस्तों कि वहीं पर लगभग एक 28 साल का लड़का होता है जो कि एक छोटा सा कांवड़ सजा रहा होता है। और दोस्तों उस जो लड़का होता है उस लड़के का नाम रवि होता है। अब दोस्तों जब रवि अपने कलश में जल भर लेता है तो फिर वो अपनी माँ को फोन करता है और फिर माँ से कहता है कि माँ मैंने जल उठा लिया है और अब मैं पैदल यात्रा भी शुरू करने वाला हूँ, और उधर क्योंकि नेटवर्क नहीं रहेगा तो हो सकता है कि मैं आपको जल्दी फोन ना कर पाऊँ।
अब ये बेटा जो है वो अपनी माँ को ये सारी बातें फोन पर बता रहा था। अब दोस्तों जो ये रवि था उसका पिता इस दुनिया में थे नहीं, वो कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे और उनकी एक बूढ़ी माँ होती है जिन माँ को फोन करके वो सारी जानकारी दे रहा था। और उसकी माँ जो थी वो काफी लंबे समय से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था और इसीलिए इस लड़के ने ये मन्नत मांगी थी कि अगर वो उसकी माँ ठीक हो जाती है तो फिर वो भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाने जरूर जाएगा, वो ये कांवड़ यात्रा जो है वो पैदल जरूर ही तय करेगा। अब होता क्या है कि देवघर को गरीबनाथ बाबा भी कहा जाता है, यानी कि बाबा का जो घर है देवघर, दूसरे शब्दों में उन्हें गरीबनाथ बाबा भी कहा जाता है। और इसीलिए जो ये लड़का रवि होता है वो बाबा के दरबार में जा रहा था और अपने मन्नत को पूरा करने चाह रहा था। अब दोस्तों ये जो लड़का था वो अभी अपनी माँ से बात ही कर रहा था, तभी अचानक से वहां पर जल भरने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु सीढ़ियों पर दौड़ने लगते हैं। तभी आराध्या मैडम जो होती है उनका उनमें पैर फिसल जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। और उसी वक्त ये जो मैडम थी, जज महिला मैडम थी, वो पानी में गिर जाती है और उनका जो जल लेने वाला लोटा था वो भी पानी में गिर जाता है। और जब रवि ये देखता है तो वो दौड़कर उनके पास जाता है और फिर खींचकर पकड़कर उन्हें पानी से बाहर निकालता है और फिर उनका लोटा भी उनको अच्छे से साफ करके देता है। कहता है कि बाबा जी, बहन जी, बाबा के दरबार में यूं घबराना नहीं चाहिए, बाबा सब कुछ देख रहे हैं। अब जो ये आराध्या मैडम थी वो पहली बार उस वक्त लड़के को गौर से देखती हैं और उसके कपड़ों को देख करके साफ साफ वो उसकी गरीबी को महसूस कर पा रही थी, क्योंकि जो वो लड़का था वो काफी ज्यादा पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, जिससे कि उसकी स्थिति का पता चल रहा था। लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अलग ही अपनापन था, जो कि बड़े बड़े अमीर लोगों में भी कम देखने को मिलता है। इसीलिए मैडम जो है वो उसको सहायता करने के बाद धन्यवाद कहती है। तो रवि हंसते हुए उनसे कहता है कि बहन जी, यात्रा में तो सभी एक दूसरे के ही अपने होते हैं, यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है और सभी को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। अब जल जो है वो उठाने के बाद यात्रा शुरू होने वाली थी। चारों तरफ कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई थी, सभी लोग हर हर महादेव का बोलबम का जयकारा लगाते हुए यात्रा पर निकल रहे थे। और आराध्या मैडम जो थी वो पहली बार इतने बड़े लंबे पद यात्रा पर जा रही थी। अब मैडम को चलते चलते दोपहर हो चुकी थी और काफी ज्यादा जो है वो समय भी बीत चुका था। तो वहीं पर एक शिविर लगा हुआ था जहां पर श्रद्धालुओं को शरबत और खिचड़ी वगैरह खिलाई जा रही थी। अब जो रवि होता है वो एक थाली में खिचड़ी लेकर बैठ जाता है खाने के लिए। तभी रवि ये देखता है कि एक बुजुर्ग महिला जो है वो उसी खिचड़ी के लिए लाइन में काफी देर से लगी हुई है और बहुत ही पीछे खड़ी है। तो रवि अपनी थाली ले जाकर के उस बूढ़ी महिला को देता है। यही सोचता है कि ये बूढ़ी महिला लाइन में लगी हुई काफी परेशान हो गई है। तो कहीं ना कहीं रवि को उस महिला के ऊपर बहुत दया आ जाती है और वो एक दयालु किस्म का लड़का भी था। तो जो उसे प्लेट मिली थी खिचड़ी की, वो उस प्लेट को ले जाकर के उन बूढ़ी माता को दे देता है और फिर खुद एक गिलास पानी पी करके चुपचाप से बैठ जाता है। और अब दोस्तों उस वक्त जो ये आराध्या मैडम, जज मैडम थी, वो कोने में खड़ी होकर के ये सारा नजारा भी देख रही थी। तभी उनके मन में ये सवाल आता है कि जिस लड़के को शायद 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिलती है, वो लड़का इतनी गरीब होने के बावजूद भी अपने हिस्से का खाना भला कैसे दूसरे को दे सकता है। कहीं ना कहीं ये बात जो थी वो उनको गहराई से सोच में डाल गई थी और इस बात पर ये मैडम भी बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचने लगी थी, क्योंकि आराध्या मैडम ने अक्सर ही अपने अदालत में देखा था कि लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज पहली बार वो महिला अपना अधिकार किसी को खुशी से देते हुए देख रही थी। अब ये सब देख करके उनको कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। अब जब रवि वहां से चल करके आगे बढ़ने लगता है तो फिर उसके पीछे पीछे जो ये मैडम होती है वो भी उसके ही पीछे चलना शुरू कर देती है। और तभी उस वक्त रवि के माँ का उसके फोन पर फोन आता है। तभी वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, टाइम से आप दवा ले लीजिएगा, मैं अभी बहुत ही अच्छे से ठीक हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और बाबा तक पहुंचकर सबसे पहले मैं आपके लिए ही प्रार्थना करूंगा कि बाबा जो है वो जल्दी से आपको ठीक कर दे। और तभी दोस्तों उसकी माँ उधर से फोन पर कहती है कि बेटा, अपने पैरों का अच्छे से ध्यान रखना, वैसे भी तुम्हारे पैरों में तो अब दर्द होने लगा होगा। तो बेटा हंसते हुए कहता है कि माँ, आप मेरे पैरों की चिंता मत कीजिए, आपका आशीर्वाद वैसे भी मेरे साथ है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब दोस्तों धीरे धीरे करके शाम हो चली थी, आकाश में काले बादल भी चमकने लगे थे और ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। तो अब जितने भी श्रद्धालु जन थे जो कि कांवड़ लेकर के यात्रा पर निकले थे, वो रात को कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में फिर से एक सेवा शिविर आ जाता है और आराध्या मैडम और रवि और उनके साथ बहुत सारे कांवड़िए जो है वो वहां पर ही रुकने के लिए रुक जाते हैं।
तभी आराध्या मैडम ये देखती हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो उनके ठंड के मारे हाथ पैर बहुत ही तेजी से कांप रहे होते हैं। तभी जो ये रवि होता है वो अपना चादर ले जाकर के उस बुजुर्ग व्यक्ति को देने लगता है, जबकि खुद आसमान के नीचे बैठकर वो भी कांप रहा था। यानी उसे खुद को भी बहुत तेज ठंडी लग रही थी, लेकिन खुद के पास जो भी चादर था वो चादर ले जाकर के उसने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया था। और अब होता क्या है दोस्तों, उस दिन रात को आराध्या मैडम को भी नींद नहीं आती। उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल चलने लगते हैं। अब महिला जज यही सोच रही थी कि क्या शिक्षा सच में किताबों से मिलती है या फिर ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो तब जाकर के उस दिन आराध्या मैडम को पहली बार ये महसूस हुआ था कि शायद जीवन में जो सबसे बड़ी अदालत है वो इंसान का अपना कर्तव्य होता है। जब अगले दिन सुबह होता है तो फिर से वहां की यात्रा शुरू हो जाती है। और अब कुछ ही दूर चलने के बाद दोस्तों होता क्या है कि जो ये महिला जज होती है वो ये देखती है कि उनका एक मासूम सा बच्चा जो कि उसके माता पिता होते उनसे वो बिछड़ गया था। यानी का एक छोटा सा बच्चा जो था वो अपने माता पिता से थोड़ा दूर हो गया था और वहीं पर वो सड़क के किनारे बैठा हुआ लगातार रोए जा रहा था। अब उसी समय जब रवि उस बच्चे को अपने गोद में जाकर के उठाता है और अब उसके माता पिता को खोजने के लिए उसके साथ निकल जाता है। और ये सब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये खड़ी खड़ी ये जब महिला जज सारी नजारे को देख रही थी। गोद में उठा हुआ लगातार रोए जा रहा था। वो नाम अपनी माँ का नाम भी ले रहा था, लेकिन फिर भी उसे फिलहाल उसकी माँ नहीं कहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोस्तों उस समय वाकई में चारों तरफ वैसे ही कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। और आराध्या मैडम भी साथ ही साथ रवि के उस बच्चे के माता पिता को ढूंढने की मदद करती है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त बीत जाता है और काफी सारा वक्त ढूंढने के बाद आखिरकार उस बच्चे की माँ मिल जाती है और बच्चे को जल्दी से अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे गले लगा लेती है। यानी कि कुल मिलाकर के रवि ने उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवा दिया था, जो कि वाकई में बहुत ही बड़ा काम किया था। और माँ तो वैसे भी बच्चे को पाकर पूरी तरह से रोने लगी थी और रोते हुए रवि का पैर पकड़ लेती है। अब जब लड़का ये सब कुछ देखता है तो फिर तुरंत ही उस महिला के हाथ को पकड़ लेता है और फिर उनसे कहता है कि बहन जी आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपका बच्चा आपको मिल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार है। आपका मुझे इस तरह का कोई एहसान नहीं चाहिए, आप मेरे पैरों पर यूं मत गिरिए, बस आप अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये एक ऐसा दृश्य था जब आराध्या मैडम के दिल को पूरी तरह से ये दृश्य छू गया था। अब वो उस दिन से देख रही थी कि ये जो लड़का था वो बिना किसी लालच, बिना किसी फायदे के लोगों की कितनी ज्यादा मदद कर रहा था। अब उस दिन पहली बार आराध्या मैडम को ऐसा लगा था कि इंसान को जो सबसे बड़ी पहचान है वो उसका पद नहीं होता है, बल्कि उसका व्यवहार होता है, उसका मन होता है और उसके संस्कार होते हैं और उसका दिल जो है वो कितना अच्छा है, यही इंसान का सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा व्यवहार होता है। तो अब होता क्या है दोस्तों, इस तरीके से यात्रा जो थी वो तो धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ रही थी। अब दोपहर को काफी तेज धूप भी हो गई थी, तो फिर रास्ते में एक सेवा शिविर दिखाई देता है, जहां पर पहले से ही कई सारे श्रद्धालु बैठ करके अपने पैर में या तो स्प्रे कर रहे थे या दवाई लगा रहे थे। और उस वक्त तो रवि के भी पैर में छाले पड़ चुके थे। अब रवि जो था वो तभी एक कुर्सी पर बैठने जा रहा था कि तभी वो ये देखता है कि लगभग एक 45-50 साल की महिला वहां पर खड़ी होती है। और वो जब रवि उस महिला को देखता है दोस्तों, वहां पर खड़े हुए देखता है, तो फिर वो उसे बात अच्छी नहीं लगती है और फिर ये लड़का तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और फिर जो महिला खड़ी थी उनको वो कुर्सी ले जाकर के दे देता है और फिर जाकर के वहां पर वो खुद ही खड़ा हो जाता है। तो अब कहीं ना कहीं लगातार फिर यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है और यही मेरी सबसे पूंजी है। अब दोस्तों ऐसी सारी बातों को सुन करके कहीं ना कहीं महिला जो थी वो बिल्कुल ही स्तब्ध रह गई थी, क्योंकि जो कुछ बातें ये लड़के बोल रहा था वो कोई छोटी मोटी बातें नहीं बोल रहा था। और इस बात को सुनने के बाद अब आराध्या मैडम के पास कुछ शब्द ही नहीं बचे थे कि वो क्या कहें, वो उसे कैसे क्या समझाएं। और फिर उसके बाद से जब ये यात्रा दोबारा शुरू होती है और लोग जब चलना शुरू करते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये जो आराध्या मैडम और जो ये लड़का रवि था, इन दोनों के बीच में अब उसी यात्रा के दौरान बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि आराध्या जो है वो अब लड़के से अपना नाम भी बताती है,
लेकिन वो ये नहीं बताती है कि वो उनकी पहचान क्या है और वो क्या जॉब करती है। रवि भी उनकी बात पर कोई ऐसा ध्यान नहीं देता है, बस उनका नाम जान करके वो भी सामान्य तरह व्यवहार करता है। और फिर वो कहता है कि मैडम, इस यात्रा में तो सभी लोग बाबा के भक्त ही है, तो यहाँ पर किसी को अपना जान पहचान बताने की भी जरूरत नहीं है। और अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था और अब करके दोपहर का भी समय हो चुका था। तब हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी और जब ऐसी बारिश होनी शुरू होती है तो मिट्टियों से खुशबू आने लगती है और सभी श्रद्धालु भीगते हुए बोल बम का जयकारा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और तभी अचानक से आराध्या मैडम का पैर फिसल जाता है, लेकिन तभी रवि भी वही था तो वो उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम, लगता है कि बाबा ने मुझे आपकी ही जिम्मेदारी दे दी है और आपको ही संभालना पड़ेगा मुझे। अब इस बात को सुन करके मैडम हंसना शुरू कर देती है, यानी कि पूरे रास्ते में पहली बार आज आराध्या मैडम हंसी थी। अब जब बारिश रुकती है तो फिर ये दोनों लोग जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगते हैं। और तभी रवि को काफी जोरों की भूख भी लग चुकी थी। तभी वो अपने झोले में से कुछ थोड़ा बहुत यानी कि सत्तू वगैरह निकालता है और उसमें से थोड़ा सा वो आराध्या मैडम को भी देता है। तभी मैडम उस चीज को लेने से उसे मना कर देती है। तभी रवि कहने लगता है कि मैडम, कोई किसी को यात्रा में कोई किसी का अपना भोजन नहीं होता, यहाँ पर तो अपना अपना होता है। ये तो बाबा का प्रसाद है, तो आपको इसे मना नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी हिचकिए मत। अब उस दिन पहली बार जीवन में आराध्या मैडम किसी अनजान व्यक्ति के साथ सत्तू खाती है, भुना हुआ चना भी खाती है और फिर बातों ही बातों में उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे घर में कौन है। यानी कि इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल तरीके से बातचीत होना शुरू होती है। अब इस बात को सुनकर के उस लड़के के आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी वो लड़का मुस्कुराते हुए बताता है कि मेरे घर में बस एक मेरी माँ ही है और वही मेरी पूरी दुनिया है। मेरे पिता जो है उनके गुजरे हुए बहुत ही सालों का समय बीत चुका है और फिलहाल जो मेरी माँ है वो उन्होंने मजदूरी करके मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, जितना हो सका उतना पढ़ाया है, लेकिन अब मेरी बारी है उनका सहारा बनने का। और तभी वो अपने जेब के अंदर से अपनी माँ का एक पुराना सा तस्वीर निकालता है और जो कि उसने तस्वीर में रखा हुआ था और उसे उसने इस तरीके से रखा हुआ था उस फोटो के जैसे कि वो उसके लिए बहुत ही कीमती चीज हो, यानी कि उसने अपनी माँ की फोटो को हमेशा ही अपने पर्स में ही रखे हुए चलता था। अब जब इस बात को आराध्या मैडम देखती हैं तो वो वाकई में खुश हो जाती हैं। अब उस लड़के के लिए भी उसकी माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं था और सभी के लिए ऐसा ही होता है, सभी के लिए माँ ही सबसे बड़ी धन होती है। और जब आराध्या मैडम उसकी माँ की तस्वीर देखती है तो उन्हें भी याद आता है कि उन्होंने भी अपनी मम्मी पापा की फोटो अपने साथ लेकर आई थी, तभी वो भी अपने माता पिता की फोटो दिखाती है। अब इस तरह से कुछ देर बीत जाता है और जब शाम हो जाती है तो फिर सभी लोग जो है वो आरती में शामिल होने के लिए एक जगह जुट जाते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बैठकर बातचीत की, दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर थोड़ा बहुत खाना जो भी वो लेकर अभी आया था वो खाया और अब सभी लोग जो है वो आरती में शामिल होने के लिए चले गए थे। तभी महिला जज मैडम ये देखती है कि रवि वहां पर खड़ा होकर के भोलेनाथ से वो कुछ नहीं मांग रहा था, बल्कि वो यही कह रहा था कि बाबा किसी भी हाल में मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए और बाकी आपको जो करना है वो आप सब कुछ मेरे लिए बाद में कर देना। अब इस बात को सुन करके महिला मैडम की आंखों में आंसू आ चुके थे। अब वो आरती में शामिल होने के बाद सभी श्रद्धालु जो थे वो लाइन में लग चुके थे और भोलेनाथ बाबा के अब सभी लोग दर्शन के लिए लग चुके थे। अब सभी बाबा के जलाभिषेक करते हैं और फिर रात को जाकर के सभी लोग जो है वो शिविर में रुकते हैं और वहां पर लगातार भजन कीर्तन चल रहा था और सभी श्रद्धालु जो थे वो खूब नाच गा रहे थे, झूम रहे थे। और तभी रवि के मोबाइल पर उसकी माँ का फोन होता है। तभी रवि उनसे हंसते हुए कहता है कि माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लौट कर सबसे पहले आकर के आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। तभी उसकी माँ उसे कहती है बेटा कि तुम वैसे भी बेटा जल्दी से लौट कर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, घर बहुत सुना लग रहा है। तभी रवि कहता है कि माँ, मैं कल सुबह बिना कहीं रुके डायरेक्ट घर पर ही आऊंगा। और फिर कुछ देर का समय बीता है और रवि जो है वो आराध्या मैडम के ही साथ उस सेवा शिविर में रुका हुआ था, लेकिन तभी सुबह होने से पहले गांव से एक महिला का फोन आता है और वो महिला रवि से कहती है कि बेटा तुम जल्दी से गांव आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब जैसे ही रवि ऐसी बात सुनता है तो उसके तो होश उड़कर रह जाते हैं, उसको तो एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और अब रवि के हाथ पैर जो थे वो कहीं ना कहीं कांपना शुरू हो चुके थे और जब ये बात वहीं पर खड़ी आराध्या मैडम सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है, क्योंकि पूरे रास्ते में जो आराध्या मैडम थी वो रवि के ही साथ थी और रवि के ही साथ उन्होंने पूरी ये यात्रा भी सफलता से की थी। अब रवि को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी मनौती को पूरा करे या पैदल चल करके घर जाए, मंदिर जाए या फिर माँ को बचाने के लिए वापस लौट जाए।
और ये बात जैसे ही पता चलती है तो कुछ पल के लिए रवि एकदम से ही चुप हो जाता है और फूट फूट करके रवि जो है वो रोना शुरू कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब रवि रोते हुए भोले बाबा से कहता है कि बाबा आप मेरी चाहे कैसी ही परीक्षा क्यों ना ले लो, लेकिन मैं इस यात्रा को नहीं रोकूंगा। और तभी आराध्या मैडम उसके पास जाकर के पूछती है कि ऐसी क्या बात हो गई रवि, तुम्हारे आंखों में इस तरह से आंसू क्यों आ गए हैं। और तभी जो ये लड़का होता है वो इस महिला मैडम को बताता है कि दरअसल मेरी पड़ोसी मेरी चाची का फोन आया था और उन्होंने ये बताया है कि मेरी माँ की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई है, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और इतना सब कुछ कहने के बाद दोस्तों जो ये रवि होता है वो वापस से रोना शुरू कर देता है और किसी भी तरह वो अपने आंसू को छुपाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर भी जो आंसू थे वो कहीं ना कहीं सभी को दिख ही रहे थे। तभी रवि कहता है कि अगर मैं अभी घर चला जाऊंगा तो मेरी माँ की मांगी हुई मन्नत अधूरी रह जाएगी। और तभी आराध्या मैडम को ये महसूस होता है कि जीवन के कुछ फैसले जो है वो कानून की किताबों से नहीं बल्कि दिल से भी ले लेना सही होता है। और तभी दोस्तों वहां पर अचानक से एक पंडित जी आते हैं और रवि के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि बेटा भोलेनाथ सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन इतना यकीन रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रवि तभी उनका पैर छूता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बार बार उसे अपनी माँ का ही ख्याल आ रहा था। और तभी उसी वक्त जो ये महिला मैडम होती है वो उससे कहती है कि रवि देखो, तुम्हें टेंशन लेने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ और मेरे परिवार के कई और सदस्य आए हैं तो मैं उनको तुम्हारी माँ के पास भेज देती हूँ, वो तुम्हारी माँ का इलाज करा देंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर जाकर के वापस से तुम्हारे घर पर वो ला देंगे, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और इतना कहने के बाद वो रवि से कहती है कि तुम मुझे बस अपना एड्रेस बताओ। और तभी रवि जो है वो अपनी उस आराध्या मैडम को अपना पूरा एड्रेस डिटेल में बता देता है और आराध्या मैडम तुरंत ही किसी को फोन मिलाती है और इनके पीछे आ रहे जो इनके सिक्योरिटी गार्ड थे उनके पास ये फोन करती है और फिर उनसे कहती है कि दरअसल ऐसी ऐसी बात है, वहाँ एक गांव में महिला है और उनको ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, उनका इलाज करवाना है। और अब दोस्तों जो भी आराध्या मैडम के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड आए थे वो तुरंत ही रवि के गांव में पहुंचते हैं और फिर उसके गांव में पहुंचने के बाद उसकी माँ को तुरंत ही हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है और वहां पर रवि के माँ का इलाज होता है और इलाज के दौरान लगभग 3-4 घंटे में उसकी माँ की स्थिति में सुधार आ जाता है। और फिर से रवि के पास उसकी चाची का फोन जाता है और फिर उसकी चाची उसे बताती है कि तुम्हारी माँ को पता नहीं किसी ने अपनी गाड़ी यहाँ पर भेजी हुई थी और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और वहां पर तुम्हारी माँ का इलाज किया गया है और जहाँ पर उनकी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। अब जब ये बात रवि सुनता है तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था और फिर जो ये लड़का होता है दोस्तों वो बहुत खुश हो जाता है और फिर तुरंत ही आराध्या मैडम को जाकर के धन्यवाद कहता है और साथ में अपने भोलेनाथ बाबा के सामने भी हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देता है। अब क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है कि फिर जो ये रवि और जो ये आराध्या मैडम थे ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो जाते हैं। लगभग इनके बीच में 300 मीटर का फैसला हो जाता है और ये फैसला कहीं ना कहीं आराध्या मैडम के लिए तकलीफदायक हो जाता है क्योंकि जैसे ही महिला दूर होती है रवि से तो रवि जो है वो थोड़ी उनके लिए चिंता में पड़ जाता है कि पिछले 2 दिनों से मैडम मेरे साथ चल रही है और पता नहीं इतनी भीड़ में वो कहाँ गई हैं। और अब इतनी तेज बारिश होने लगी थी कि वहां पर बिना किसी तंबू के या फिर बिना किसी पेड़ के छांव में कोई खड़ा ही नहीं रह सकता था और बारिश में पेड़ के नीचे छांव के नीचे भी खड़ा होने उसे सुरक्षित नहीं लगा। और तभी उसी दौरान जो ये आराध्या मैडम होती है वहीं पर एक शिविर में यानी कि एक तंबू बना हुआ था वहीं पर वो चली जाती है और वहां 3-4 लड़के भी गए हुए थे और तभी आराध्या मैडम खुद को उस तेज बारिश से बचाने के लिए जल्दबाजी में ही उस खुले तंबू में वो चली जाती है। लेकिन आराध्या मैडम ये नहीं जानती थी कि उस तंबू के अंदर उनके साथ क्या होने वाला था। अब होता क्या है कि जैसे ही ये मैडम उस तंबू के अंदर बारिश से बचने के लिए जाती है तो उसमें पहले से ही बैठे 3-4 लड़के उन महिला मैडम के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं। अब वहां पर उन लड़कों को भी ये नहीं पता था कि ये जो महिला है वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक महिला जज है। लेकिन उस वक्त जो ये महिला थी वो जाहिर सी बात है वो 3-4 लड़कों को उनसे हरा नहीं सकती थी, वो लगातार इसे परेशान किए जा रहे थे। और दूसरी तरफ इधर रवि भी आराध्या मैडम को लगातार ढूंढ ही रहा था और तभी अचानक से उसे कुछ आराध्या मैडम की उस टेंट में जब वो जाता है तो उनको चुन्नी वगैरह मिल जाता है, तभी वो उस तंबू के पास जाता है
और जैसे ही वो तंबू को उठा कर देखता है तो पता चलता है कि कुछ लड़के जो है वो आराध्या मैडम के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। और तभी ये जो रवि होता है इसे काफी ज्यादा ये चीजें देख करके गुस्सा आ जाता है और उससे सहन नहीं होता है। और फिर दोस्तों ये जो लड़का होता है वो लगातार उन तीनों चारों लड़कों को मारना पीटना शुरू कर देता है और अपने आसपास के राहगीरों को भी इकट्ठा कर लेता है और पास करने वाला इंसान मिल जाए, इतना दिल का अच्छा इंसान मिल जाए। अब आराध्या मैडम को जब लड़का रवि मिला था तो वो उनकी जिंदगी में बहुत चीजें उन्हें सिखा रहा था। कहीं ना कहीं मैडम इतने ऊंचे पद पर थी, लेकिन जो कुछ आज इन 2 दिनों के इस यात्रा के दौरान उन्होंने सीखा, शायद उससे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं देखी थी, ना ही कभी ऐसे लड़के से वो मिली थी। लेकिन इस लड़के ने तो मैडम की सोच ही बदल करके रख दी थी और आखिरकार मैडम ने जिस तरह से इसकी मदद की थी, इसकी माँ की सही तरीके से देख रेख करवाई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसी समय पर लड़के रवि ने भी उनकी बहुत ही बड़ी मदद कर दी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही बड़ा सहारा बन करके आए और दोनों जो है वो अपनी यात्रा को भी पूरी किए। तो दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।